दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा, इसराइल, वेस्ट बैंक, ईरान, लेबनान, सऊदी अरब और साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी एक अहम खबर। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना हेडलाइंस के। सबसे पहले गजा की 4-5 छोटी छोटी अपडेट्स, फिर उसके बाद तफसील से खबरें। गजा में बुध के दिन इसराइली हमलों में 44 फलस्तीनी मारे गए। इनमें से 18 लोग उस वक्त गोलियों के शिकार हुए जब वो खाने की लाइन में खड़े थे। आज 7 अगस्त की सुबह से दर्जनों गाज़ास को यानी गजा के लोगों को शहीद किया जा चुका है। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की चीफ सिंडी मैकेन ने कहा है कि गजा में जो भूख की सूरत हाल है उसके आगे सिर्फ जहाज़ों से खाना गिराने से कुछ नहीं होगा। उनका कहना है कि 5 लाख फ़लस्तीनियों के आगे भूख से मरने का खतरा मंडरा रहा है। एक अपडेट ये है कि 35 आज़ाद यूएन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने मुतालबा किया है कि अमेरिका के बनाए हुए गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को फ़ौरन ख़त्म किया जाए और इसके ज़िम्मेदारों को कटघरे में लाया जाए, क्योंकि जीएचएफ के सेंटर्स के आसपास हमेशा गोलीबारी में दर्जनों गजा के लोग रोज़ाना शहीद होते हैं। उधर इसराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि 79% यहूदी इसराइली गजा की जंग से परेशान नहीं हैं। वहीं 86% अरब इसराइली इस जंग को लेकर परेशान हैं। ऐसे सर्वेज ये दिखाते हैं कि सिर्फ मुसलमान परेशान हैं, यहूदियों को इस जंग से कोई फिक्र नहीं है। ये जंग जारी रखी जा सकती है। कभी कभी इस तरीके के सर्वे सरकार भी कराती है, जबकि इसराइलियों के अंदर गुस्सा है, ये हम सब जानते हैं। चलिए अब तफसील से खबरें शुरू करते हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट देखिए, जो ये कह रही है कि इसराइल अगले 4-5 महीनों में गजा पट्टी के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने का मंसूबा बना चुका है। ये मेन खबर है, ये अहम खबर है, इसलिए सबसे पहले है। शुरुआत होगी गजा सिटी और मरकज़ी गजा से। इसराइली मंसूबे के तहत तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों को दोबारा बेघर किया जाएगा, यानी नक्बा का अगला चैप्टर तैयार है। इस प्लान का मकसद है हमास को पूरी तरह तबाह करना और बचे हुए 50 होस्टेजेस को रिहा करवाना। इनमें से सिर्फ 20 के जिंदा होने का ही अंदाज़ा है, बाकी की डेड बॉडीज़ लाई जाएंगी। ये एक मिशन है, मंसूबा है। इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स इस मंसूबे के खिलाफ हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को शायद मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी, उसे किसी की परवाह नहीं। इसराइल के फौजी अफसरों ने पहले ही आगाह किया था कि इस तरह के हमलों से होस्टेजेस की जान को बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन सियासत और आर्मी के रास्ते अब जुदा हो चुके हैं। इस पूरे ऑपरेशन में गजा की आबादी को जबरन नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ धकेला जाएगा, रफ़ा की तरफ यानी मवासी ह्यूमैनिटेरियन जोन जो पहले से तैयार कर ली है उस तरफ, जहां पहले ही लाखों लोग पनाह ले चुके हैं। गजा की पूरी आवाम को सिर्फ एक जगह कैद कर देने का मंसूबा है। एक बड़ा सा कंसंट्रेशन कैंप कहा जा रहा है कि बनाया गया है, और ये कंसंट्रेशन कैंप एक शहर होगा जहां ये सारी आबादी होगी। बाकी सारे इलाके इसराइल पूरी तरीके से कब्जा कर वहां सेटलमेंट्स तामीर करेगा। अब हमास का एक लंबा और अहम बयान सुन लीजिए। हमास ने कहा है कि इसराइल के दोबारा गजा पर मुकम्मल कब्जे की धमकियों को वो सीरियसली ले रहा है, और हमास ने यह भी दोहराया कि गजा तो पहले से ही ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा से इसराइली कब्जे में है, तो अब और क्या कब्जाना है। हमास के सीनियर ओहदेदार डॉक्टर बासिम नईम ने कहा कि 22 महीने से इसराइल ने गजा के हर कोने पर हमला किया है, लेकिन कोई मकसद हासिल नहीं कर पाया। अब और क्या करेगा? सिर्फ और ज़्यादा कत्ल, भूख और तबाही। नेतन्याहू आज शाम को दोस्तों अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट के सामने एक नया रीऑक्यूपेशन प्लान पेश करेगा गजा को लेकर, मगर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मी जनरल इयाल ज़ामिर उसके खिलाफ है, और वो लिमिटेड फौजी कार्रवाइयों के हक़ में है ताकि होस्टेजेस को नुकसान से बचाया जा सके। एक रिपोर्ट ये है कि मिलिट्री अफसरों ने हुकूमत को आगाह किया है कि गजा को अगर दोबारा से फिर से पूरा कब्जाने की कोशिश की गई 20 साल पहले की तरह, तो फिर बहुत से फौजी मारे जाएंगे। इसराइल अब तक गजा के ज़्यादातर इलाकों में लड़ चुका है। मौजूदा वक्त में उसके फौजी गजा सिटी के इलाकों शुजाया, जैतून और तुफ़ा में डटे हुए हैं, जहां ज़बरदस्त गोलीबारी और तबाही जारी है। बुध को भी इसराइल ने खान यूनिस के मगरबी इलाकों और गजा सिटी के कुछ हिस्सों में नए इवैक्यूएशन अलर्ट्स जारी किए। लोगों से कहा गया कि वो अल मवासी की जानिब निकलें, जिसे इंसानी जोन कहा जाता है, लेकिन वहाँ भी
बमबारी होती रही है। इसराइली फ़ौज गज़ा सिटी के मगरबी हिस्सों में फिर से ज़मीनी हमलों की तैयारी में है। ये वही इलाके हैं जहां पहले ही लाखों बेघर लोग आ चुके हैं। इसराइली फ़ौज अब सेंट्रल गज़ा के रिफ्यूजी कैंपों को भी टारगेट करने की सोच रही है, जहां अब तक सिर्फ लिमिटेड छापेमारी की गई थी। बाकी पूरा इलाका लगातार हवाई हमलों और तोपों की गोलीबारी झेल रहा है। हमास का कहना है कि इसराइल नई मिलिट्री स्ट्रेटजी के नाम पर पुरानी नाकाम पॉलिसियों को दोहरा रहा है। अगर अब गज़ा पर दोबारा कब्जा करना है तो अब तक वो क्या कर रहा था? क्या वो कब्जा नहीं था? हमास का बयान है कि अगर इसराइल खुली जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात चाहता है, बातचीत चाहता है तो हम उस पर भी हामी भरते हैं। लेकिन भूख और मौत के साए में बातचीत बेमतलब है। हमास ने बताया कि 2 हफ्ते पहले उसने अपना ताज़ा प्रपोजल सीज़फायर की बातचीत कर रहे मुल्कों को सौंपा था, लेकिन अब तक इसराइल की तरफ से उसका कोई सरकारी जवाब नहीं आया है। हमास और दीगर फ़लस्तीनी ग्रुप्स के मुताबिक इसराइल और अमेरिका की सख्त लाइन ने समझौते के रास्ते को और मुश्किल बना दिया है और होस्टेजेस की रिहाई की बात करने वाले अमलन अब कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कल सुबह से आपको बता रहा हूं कि इसराइल की आर्मी और इसराइल की हुकूमत में छिड़ चुकी है। दोनों में बगावत जैसे हालात हैं। यहाँ तक कि यायर नेतन्याहू, जो नेतन्याहू का बेटा है, उसने आईडीएफ चीफ के फैसले को बगावत करार दिया। बेन गुवेन ने यह भी कहा कि अपनी वफादारी का सबूत पेश करो। और अगली हेडलाइन जो अशर का लफ्ज़ की आप देखेंगे तो आप जान लेंगे कि हुकूमत और आईडीएफ के बीच टकराव है। Israel Army Chief will have to execute government decisions on Gaza, says Defense Minister. इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका नाम है इसराइल काट्स। उसने आर्मी से, आईडीएफ से कहा है कि जो भी हुकूमत का हुक्म होगा वो फ़ौज को मानना होगा, अमल में लाना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। आईडीएफ चीफ गज़ा पर दोबारा कब्ज़े से मना कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हम लिमिटेड ऑपरेशंस चला सकते हैं। अगर हम गज़ा पर पूरा कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसका मतलब हमें एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हमें हमास को ख़त्म करना होगा। उनके साथ हमारे होस्टेजेस ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे सैकड़ों फ़ौजी मारे जा सकते हैं, क्योंकि ये फिर फ़लस्तीनियों और हमास के वजूद की लड़ाई होगी और इसमें डू एंड डाई की सिचुएशन होगी। हमास से जो कर मिलता है वो करेगा और हमारे फ़ौजियों के लिए सबसे बड़े नुकसान का सबब बनेगा। नेतन्याहू गज़ा को किसी भी कीमत पर कब्जाना चाहता है और नहीं चाहता कि आईडीएफ चीफ उसकी बात ना माने। उसने कहा, मुझे इस्तीफ़े की धमकी मत देना, जबकि दूसरे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे सकते हो अगर हुक्म नहीं मान सकते। लिहाजा अब इसराइल काट्स ने कहा है कि हुक्म मानना ही होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। सिर्फ अपने फ़ौजियों की जान का डर आईडीएफ चीफ को सता रहा है, जो डर हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं है। उनकी नज़र में फ़ौजी होते ही मरने के लिए हैं। अगली हेडलाइन कहती है कि दर्जनों लोग फिर से गज़ा में शहीद हुए जब वो मदद की आस में खड़े थे, एड लेने खड़े थे। इसराइल का जो मिलिट्री एक्शन है वो बढ़ता जा रहा है और गज़ा में भूखे प्यासे लोग गोलियों का शिकार बनते जा रहे हैं। अगला एक फ़ोटो है जेनिफर लोपेज़। अगर आप जानते हो तो मैं अपनी स्कूल लाइफ से इनके गाने सुन रहा हूँ। आपने भी सुने होंगे। वेटिंग फॉर टुनाइट करके इनका एक गाना बड़ा मशहूर था। इन्होंने जो है जेनिफर लोपेज़ ने गज़ा के लिए एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन मदद दी है। इन्होंने $4.5 मिलियन डोनेट किए हैं गज़ा में ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, फ़लस्तीन में ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए। और अमेरिकन सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं, सॉन्ग राइटर हैं जेनिफर लोपेज़। जानते होंगे सारे लोग, जो लोग म्यूज़िक में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। तो इन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ की असिस्टेंस के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी दवा, पट्टी, जो भी आ सकता है अस्पतालों के सामान मरीज़ों के लिए, उसके लिए $4.5 मिलियन, छोटी मोटी रकम नहीं होती, करोड़ों में होती, ये इन्होंने दिए हैं। इजिप्ट के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरे वेस्ट से ये कहा है कि जो गज़ा में हो रहा है वो आपके लिए भी बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि आप मजबूत मुल्क हैं और अगर आप प्रेशर सही से डालेंगे इसराइल पर तो ये जंग भी रुक जाएगी और गज़ा में भुखमरी से कोई मौत नहीं होगी। गज़ा जिस तरीके से सफ़र कर रहा है उसमें पूरी दुनिया की एक खामोश मिलीभगत शामिल है, इजिप्ट का ये कहना है, जबकि ख़ुद ये इल्ज़ाम इजिप्ट पर लगते हैं। इजिप्ट एक पड़ोसी ममालिक है और जो पड़ोस में होता है उसके हाथ कुछ ज़्यादा बंधे हुए होते हैं, क्योंकि सरहदों पर फ़ौज होती है। एक भी गलती का मतलब होता है जंग का छिड़ जाना।
اسرائیل نے سرحد بند رکھی، اسرائیل نے سرحد کھولی تو ٹرک اندر گئے، طے کر دیا کہ اتنے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ جن لوگوں کو یہ بات بار بار بتانے پر سمجھ میں نہیں آتی، میں بتا دوں کہ اس طرف کی سرحد ایجپٹ کے پاس تھی، اس طرف کی سرحد پچھلے سال مئی سے 2024 سے اسرائیل نے قبضہ رکھی ہے، جس پر درجنوں ٹینکس لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی مدد بنا اسرائیل کی پرمٹ کے نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی ٹرک تارا سنگھ کی طرح گھسا جیسے وہ پاکستان میں گھس گیا تھا تو یہ توپ سے اڑا دیا جائے گا۔ تو یہ کوئی فلم نہیں، حقیقت ہے۔ فی الحال ایجپٹ کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے اپنی گریس وزٹ کے دوران یورپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی۔ ویسٹ بینک لیے چلتے ہیں آپ کو، جہاں پر جو مفتی ہیں ویسٹ بینک کے الاقصی مسجد کے مفتی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، انہیں قید کر لیا گیا ہے۔ جی ان کے اوپر جو ہے پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ مسجد الاقصی میں نہ جائیں گے اور نہ ہی جمعہ کا خطبہ دیں گے۔ پچھلی بار بھی انہیں خطبہ نہیں دینے دیا گیا تھا۔ اسرائیل بینز گرانڈ مفتی آف جیروسلم فرام الاقصی ماسک اوور غزہ سرمن۔ انہوں نے جولائی کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ جب آخری جمعے میں غزہ کو لے کر، غزہ کے حال کو لے کر اور غزہ میں جو بھوک مری ہے اس میں جو اسرائیل کا رول ہے اس کو لے کر انہوں نے خطبے میں اس کا ذکر کیا، تو اس کے اوپر انہیں بین کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی مسجد الاقصی، مسلمانوں کا شہر القدس، مسلمانوں کے امام مفتی، اور بین لگا رہا ہے اسرائیل۔ نہیں چاہتا کہ ویسٹ بینک میں پھر اسے کچھ ویسے سامنا کرنا پڑے جو غزہ میں کرنا پڑا، لہٰذا وہاں کا حال کوئی نہ بتائے، کوئی نہ سنے، مفتیوں کے گلوں کو دبایا جا رہا ہے۔ اب ان پر جو ہے اس بین کو اور ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، جو کل آنے والا جمعہ ہے اس میں بھی شاید انہیں مسجد میں انٹری نہیں ملے گی۔ وی نیڈ نیو فریم ورک فار کوآپریشن ود IAEA، یہ عباس سراغچی نے کہا ہے، فارن منسٹر آف ایران۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے IAEA سے، لیکن IAEA کے ساتھ کوآپریشن ہم کریں، کوآپریٹ کریں، اس کے لیے ہمیں ایک نئے فریم ورک کی درکار ہوگی۔ لہٰذا ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آگے بات چیت مکمل طور پر یا یہ رشتے کب بحال ہوں گے۔ لبنان کی آرمی نے کہا ہے کہ ان کے فوجیوں نے 3 ایسے اسمگلرز کو مار گرایا ہے، ڈرگ ڈیلرز کو مار گرایا ہے جو لبنان میں موسٹ وانٹڈ تھے۔ سالوں سے ان کے اوپر ایک آدمی کے اوپر سینکڑوں کیسز تھے، اور یہ نشیلی دواؤں کی اور نشیلے جتنے سامان تھے ان کے جو اسمگلنگ ہے اس میں، ان کے جرائم میں یہ شامل تھے۔ ان کی وجہ سے نسل تباہ ہو رہی تھی، ان تینوں کو تباہ کر دیا گیا، دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ پاکستان نے افغانستانی ریفیوجیز کو بھیجنے میں تیزی دکھا دی، اور یہ وہ ریفیوجیز ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں۔ UNHCR نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی معاملہ سنجیدہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ڈپورٹیشن کی تاریخ سپٹمبر میں طے کی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ اگست میں ان لوگوں کا ڈپورٹیشن چالو کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ لگ بھگ 10 لاکھ سے زیادہ افغانی ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں پاکستان واپس ان کے ملک جبراً بھیج دے۔ یہ سب رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں۔ سپٹمبر میں ڈیڈ لائن تھی، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان تیزی دکھا رہا ہے، اگست میں انہیں ڈپورٹ کر رہا ہے، اپنے ملک سے نکال رہا ہے۔ آخر ایسی کیا چلتی ہے؟ لاکھوں افغانی ابھی ایران سے نکالے جا چکے ہیں، تو افغانیوں کے لیے بھی یہ ٹائم بڑا ٹف ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔